ये मेरे हाथ में एक किताब है। किताब का टाइटल है भारतीय अर्थव्यवस्था पर नया आक्रमण, हलाल जिहाद। इसे लिखा है और बेसिकली ये कह सकते हैं कि संकलन किया है श्री रमेश हनुमंत शिंदे जी ने। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं हिंदू जन जागृति समिति के। शिक्षा के स्तर पर देखें तो ये अपने आप में इंजीनियर हैं, और लेकिन पूरे अपने जीवन को इन्होंने धर्म प्रसार में खपा दिया। अब इस यात्रा में इन्हें सनातन धर्म भूषण पुरस्कार, हिंदू कुलभूषण पुरस्कार आदि मिला। पुरस्कारों की बातों को छोड़ दें, क्योंकि पुरस्कार जीवन यात्रा का एक हिस्सा होता है। किसी संगठन से जुड़े होने पे कोई आपकी बातों को लाइक करता है, डिसलाइक करता है। उस यात्रा में कभी कुछ झेलना पड़ता है आपको आलोचना के रूप में, कभी उसे पुरस्कार के रूप में आप लेते हैं। लेकिन जो धर्म प्रसार के रूप में इन्होंने अपने जीवन को खपाया, उसमें दो बातें मूल रूप से आई। एक तो इन्होंने लव जिहाद के मुद्दे को उठाया, जब पूरा मीडिया और पूरा देश उस चीज को नकारता था। और अब एक नया चीज जो लोगों के जहन में अभी नहीं निकल के आ रहा है, वो है आर्थिक जिहाद, जिसको कि हलाल जिहाद के रूप में हम पर या किसी भी कंज्यूमर पर थोपा जा रहा है। उसी को लेकर के ये जागृति के रूप में एक अभियान चला रहे हैं, और वो जागृति और भी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए इस ग्रंथ को लिखा गया है, संकलन किया गया है। ग्रंथ की जो शैली है, अगर पुस्तक लेखन की मैं बात करूं तो ग्रंथ की शैली संवेदन के स्तर पे और विचार के स्तर पे क्वेश्चन आंसर के रूप में है। एक क्वेश्चन ये खुद ही पूछ रहे हैं लेखक, संकलनकर्ता, और खुद ही उसका जवाब दे रहे हैं। इस भूमिका के बाद मैं अब स्वागत करता हूं श्री रमेश शिंदे जी का। जी नमस्कार। नमस्कार सर। रमेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि कब आपको ये फील हुआ कि एक कंज्यूमर, एक आम आदमी जो है, जो डेली साबुन खरीदने जाता है, तेल खरीदने जाता है, आटा खरीदने जाता है, जो उसके डेली जीवन यापन का अहम हिस्सा है, आपको ये कब फील हुआ कि उस जीवन यापन के हिस्से में जिहाद घुस गया है और वो जिहाद उसे आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा है? आपने अपनी भूमिका में ये लिखा है कि अगर यह आर्थिक सत्ता जिहादियों के हाथ में चली जाए तो क्या होगा? ये डर आपको कब से लगा? जी देखिए, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, ये जिहादी आतंकवाद या इस्लामिक आतंकवाद को भले ही और कोई नकारे, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। विश्व के बहुत सारे मुस्लिम विद्वान हैं, वो भी उसको नकार नहीं रहे हैं। जबकि तालिबान और ये सारे तो खुद को स्वयं को जिहाद के साथ ही जोड़ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जिहाद जो है वो विभिन्न तरीके से चलता है। लव जिहाद है जो प्यार के नाम पर चल रहा है, लैंड जिहाद है जो जमीन के ऊपर कब्जा करके। आज एक तरफ इस्लाम कहता है कि हमारे यहाँ मज़ारे अलाउड ही नहीं है, मोहम्मद पैगंबर साहब की मज़ार नहीं है, तो फिर ये मज़ारे हमारे यहाँ पर क्यों बढ़ रही है, क्यों वहां पर ये सारी चीजें चल रही है। आज हम देख रहे हैं कि कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई, वो तो सूफी सूफी कहने वाले अजमेर के वहां पर जो सूफी है उनके मतलब बहकाव में आकर के या उनके प्रचार के द्वारा हुई। तो इसको यदि हम देखते हैं तो हर कोई अपने आप को सूफी कहने वाला होने दीजिए, बहुत प्रेम की बात करने वाला होने दीजिए, या किसी भी माध्यम से होने दीजिए, अंतिमतः उनका जो सपना है वो सपना यही है, जहां जहां दारुल हरब है उसको दारुल इस्लाम बनाना है, और जहां पर दारुल इस्लाम बनेगा वहीं पर उनको जन्नत प्राप्त होगी। जो हमारे यहाँ पर कश्मीर जैसी जन्नत है उसको तो उन्होंने नष्ट कर दिया, लेकिन वो सपना देख रहे हैं कि हम और कोई जन्नत बनाएंगे और कहीं पर और जन्नत में जाएंगे।
तो इन सपनों को जब हम देखते हैं तो इन वास्तविकताओं को या इन घटनाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये सारी चीजें हैं। अब ये इस्लामिक वॉच नाम से एक जो संगठन चलाया जाता है, रॉबर्ट स्पेंसर जिसे चलाते, हर दिन कहां कहां पर आतंकवादी घटनाएं हुई, कितने लोग मारे गए, कितने बेगुनाहों को उन्होंने मार दिया, ये सारी चीजें सामने आती है। अब उसके अंदर केवल हिंदू या ईसाई मरते ऐसे नहीं है, उसके अंदर तो कई सारे मुसलमान भी मरते हैं। तो इन बातों को आज कोई नकार नहीं सकता है। यदि यहां पर नकारने की बात होती थी तो फिर तो अमेरिका में जो टेररिस्ट के अगेंस्ट जो एक स्ट्रिंजेंट एक्ट आया, फ्रांस में जहां पर एक बहुत ही कठोर कानून आया, भारत में एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाया गया, उसके बाद में आगे जाकर के अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जहां पर निर्माण हुआ, तो निश्चित है कि भारत सरकार भी इसको गंभीरता से मान रही है। इसलिए इन मुद्दों की तरफ जब हम देखते हैं तो शुरुआती स्तर पर जब ये मुद्दे हमें ये बहुत सामान्य दिखाई देते हैं या हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत सामान्य रूप से ये सारी चीजें हैं, लेकिन वही सामान्य चीजें धीरे धीरे स्वरूप में हम देख रहे हैं कि आज किस प्रकार से चल रहे हैं। अभी मैं मध्य प्रदेश की न्यूज पढ़ रहा था जिसके अंदर एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की को एक मुस्लिम युवक उसके ऊपर जाकर के फूल डालता है और उसको कहता है कि तुम्हें मुझसे ही निकाह करना पड़ेगा, नहीं निकाह के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर एसिड डाल दूंगा। भाई, भारत में संविधान है, कानून है, पुलिस व्यवस्था है, सरकारें है, सब कुछ है। उनके रहते हुए यदि ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, ये उनके मन में कोई डर नहीं है। शुरुआत में तो जब मैंने पुस्तक लिखी तब तो यही कह रहे थे, ऐसे कोई हो सकता है क्या, इतने सारे फिल्म एक्टर्स है, सभी ने हिंदू लड़कियों से शादी की है, कहीं पर कुछ हुआ है क्या ऐसे? तो आज उसका जो एक विकराल और विकृत स्वरूप आ रहा है, जो हमारी एक बहन निकिता तोमर की हत्या करने पर उनको मतलब उनका अधिकार उनको दे देता है, अब अंकिता के वहां पर उसको एक बेरहमी से जला दिया जाता है। इन सब मुद्दों को देखें तो कौन सा ये प्रेम हो सकता है, कौन सी ये बातें हो सकती है? तो यहां तक तो बातें ठीक थी, आपको हाथ में बंदूक उठा करके चलना है, आपको इस्लामिक स्टेट में जाना है, और ये यहां नहीं। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, मुंबई से 4 लड़के इस्लामिक स्टेट में लड़ने के लिए गए हैं, केरल से 18 लड़के इस्लामिक स्टेट में लड़ने के लिए गए हैं। भारत जैसे सेक्युलर वातावरण में जहां पर माइनॉरिटीज को सारी सुविधाएं उपलब्ध है, एजुकेशन से लेकर के सब कुछ उनको मिल रहा है, वो किसी मदरसे में पढ़े नहीं है, सब कुछ अच्छा पढ़ा लिखा होने के बावजूद यदि उनके मन में रेडिकलाइजेशन का प्रश्न या कहीं पर भावना आती है तो उसके बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। और इसी बात ने मुझको मजबूर कर दिया कि यदि ये सारी चीजें आज उनके पास उपलब्ध है, फाइनेंस के लिए कहीं पर समस्या है, क्योंकि भारत सरकार ने कई सारे एनजीओ को आज इस तरीके से उनका जो आर्थिक रूप से जो उनको मदद मिल रही थी उसको रोक दिया है, तो कहां पर ये अब अर्थव्यवस्था का तो निर्माण नहीं कर रहे हैं। जहां पर एक तरफ इस्लाम ये कहता है कि किसी भी तरीके का नशा जो है वो हराम है, और वही कहने वाले हमारे मालदा में ये अफीम की वहां पर खेती कर रहे हैं या जो गांजा होता है उसकी खेती कर रहे हैं। आज अफगानिस्तान का सारा इकोनॉमी जो है उसी के ऊपर निर्भर है। तो आप कर क्या रहे हैं? मतलब एक तरफ तो आप इन सब चीजों को हराम कह रहे हैं कि इनको नहीं हम ले सकते हैं, ये सारी नशीली चीजें इस्लाम में हराम है, तो ये सारी हराम चीजों का व्यापार तो आप ही कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक जहां पर आतंकवाद होता है, जहां पर ये सारी बातें होती है, तो उसको एक मूल रूप से 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहले तो एक आइडियोलॉजी की आवश्यकता होती है, आइडियोलॉजी दे दी है उन्होंने रेडिकलाइजेशन के द्वारा। दूसरा होता है उसके लिए जो सरफिरे युवक चाहिए, वो तो उनके पास उसी आइडियोलॉजी से तैयार हो रहे हैं। अब तीसरी चीज है फाइनेंस। आप यदि कसाब का इंटरव्यू कभी देखेंगे कि जहां पर उनको पुलिस ने जब उनका जख्मी हुए थे तो उनको वहां पर स्टेटमेंट लिया था, तब उन्होंने कहा था हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बाकी चीजों के लिए कुछ नहीं था, तो पाकिस्तान के आर्मी ने कहा कि हम आपके घर का पूरा जो जिम्मेदारी है वो ले लेंगे, तुम जाकर के मुंबई में या भारत में जाकर के आतंकवादी हमला कर दो। तो ये बेस क्या है उसका? बेस वही है। और यही फाइनेंस यदि कल कहीं पर भी उपलब्ध हो जाता है तो ऐसे तो 100 सैकड़ों कसाब बनने के लिए तैयार हो जाएंगे लोग। इसलिए रेडिकलाइजेशन और फाइनेंस, ये 2 चीजें जब सामने आती है
तो हमें उस दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से विचार करना होगा। इसलिए इस बात को मैंने फाइनेंशियल किस प्रकार से ये षड्यंत्र हो रहा है या चल रहा है उसका अध्ययन के रूप में रखा है, और केवल अध्ययन के रूप में रखा नहीं तो मैंने तमाम जो एविडेंस है वो सारे उसके अंदर प्रेजेंट किए हैं कि जहां पर हमारे मन में कोई ऐसे विचार के लिए संकोच ना हो या मन में कोई शंका उपस्थित ना हो कि आज ये जो सारे जिहाद के पहलू या जो सारी चीजें हैं वो सारी चीजें आज मैंने वहां पर पुस्तक में जो है वो प्रस्तुत की है, वहां पर लिंक्स मैंने प्रोवाइड की है कि जिसको कोई शंका लगती है वो निश्चित रूप से उसको जाकर के देख सकता है। तो जो मेरा सवाल था वो सवाल था कि आपका जो ये डर है वो डर इनकी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से आप आगे जाकर के जब ये अपना प्रचार प्रसार करेंगे और जब भी प्रचार प्रसार करने का इनका अपना एक विजन होगा, उस विजन का सबसे बड़ा हिस्सा होगा इनका फिनांस, क्योंकि इनके पास आइडियोलॉजी है और इनके पास आपने बोला है कि आइदर वो मदरसे से निकले हो या अच्छे पढ़े लिखे, मेंटली बैलेंस्ड इंसान भी इनके यहाँ रेडिकलाइज्ड होते हैं जी। ये आपका मत है। और इसके लिए आपने कहा कि फिनांस इनका सबसे बड़ा नेक्स्ट टारगेट, जब ये अचीव करने को जाएंगे तो फिनांस सबसे बड़ा ये होगा। आपके ही किताब में पेज 35 पे मैं देखता हूं कि आपने इसे एक जजिया कर बताया है। जी। ये जजिया कर मुगलों के समय से हम लोग जो इतिहास में पढ़ाया गया, हालांकि वो भी अपने आप में बहुत बाइज्ड है। पहले हमें जब पढ़ते समय पता नहीं चलता था, लेकिन अब जब चीज़ों को उस दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा कितना बाइज्ड था वो। लेकिन आपने इस चीज को एक शुल्क वसूलने वाले नाम को हलाल सर्टिफिकेट के नाम पे एक जजिया कर बताया है, और ये जजिया कर उन्हीं से वसूला जा रहा है जो इस्लाम में विश्वास नहीं करते थे। यानी कि आज से 500 साल पहले जो स्वरूप था प्रचार प्रसार का, जब वो लोग ताकतवर थे, वही सेम स्वरूप रिपीट किया जा रहा है, और उसी सेम मॉडल के तहत जो जजिया मॉडल उस समय था वही जजिया मॉडल अभी लाया जा रहा है। इस चीज को कैसे आप अभी के संदर्भ में देखते हैं? जी, देखिए चंदन जी, यहाँ पर हम इस बात को यदि देखेंगे कि उस समय पे भी यही बात होती थी कि यदि आपको प्राइमरी तो है कि भाई मंदिर नहीं चाहिए या बुत शिकन जिसको कहा जाता था, तो बुत शिकन अर्थात जो मूर्ति तोड़ने वाले हैं, तो मूर्ति पूजा जो करने वाले हैं तो उनको बुत परस्त कहा जाता था। तो ये जो चीजें उस समय पे थी, तो वहां पर यदि आप बुत परस्त है और आप यदि इस्लामिक शासन में रहना चाहते हैं तो आपको वहां पर एक अलग से टैक्स देना पड़ेगा, जजिया टैक्स देना पड़ेगा। औरंगजेब का नाम आता है, लेकिन उससे भी पहले इतिहास में कई सारे जगह पर ये जजिया टैक्स है, इस प्रकार से ये लिया गया। अब यहाँ पर ये बात यहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन सारे इस्लामिक देश इकट्ठा होते हैं 2013 में, वो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस करते हैं, और उस कॉन्फ्रेंस में वो ये डिक्लेयर करते हैं कि जो भी नॉन मुस्लिम देश है उनके पास से यदि कोई भी प्रोडक्ट हमारे देश में आएगा तो उसके लिए उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट हलाल सर्टिफिकेट होगा। ये सर्टिफिकेट हलाल सर्टिफिकेट जो आज वो कह रहे हैं, यदि वो चैरिटी के बेस में, भाई चलो ये हमारे धर्म में लिखा है और हमारे मुस्लिम भाई ही उसको खाने वाले हैं उन पदार्थों को, तो चलिए हम आपको सर्टिफिकेट कर देते हैं, ये यदि बात होती थी तो बात अलग थी। लेकिन वो निःशुल्क नहीं है, उन्होंने उसका अधिकार मौलानाओं को दे दिया, वो जो है वो देवबंद जैसे संस्थाओं को दे दिया, और उनके द्वारा आपको सर्टिफाई किया जाएगा। अब बेसिक प्रश्न यह आता है कि उनके द्वारा सर्टिफाई क्यों हो हम, यदि हम एक सेक्युलर व्यवस्था में रह रहे हैं, भारत में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एफएसएसआई जिसे कहा जाता है, भारत में फूड्स एंड ड्रग्स अथॉरिटी है, एफडीए जिसको कहा जाता है, ये सारे संस्थान भारत सरकार के हैं। वो सारे संस्थान, उनके पास लैब्स है, वो सारे टेस्टिंग कर सकते हैं, वो सारे उनके इंग्रेडिएंट्स क्या है वो सारे लिख सकते हैं, उस प्रोडक्ट को वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है उसके बारे में वो वहां पर उसको स्टैंप देकर के ये बता रहे हैं। जब सारी चीजें आपके प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स है, कितने परसेंटेज में है, वो वेजिटेरियन है या नहीं है, ये सारी चीजें डिक्लेयर करने के बाद फिर एक देवबंद का मौलाना आकर के ये सर्टिफाई करेगा कि नहीं आपका प्रोडक्ट ये जो है ये मुसलमान खाने के लिए वो उचित है या अनुचित है, ये कैसे हो सकता है? तो यदि
कोई सेक्युलर संस्थान इस प्रकार से यदि अपने आप में है, बना हुआ है, और यदि वो इस प्रकार से प्रमाणित किस चीज को कर रहा है, तो वो प्रमाणित होने के बाद और कौन सा मदरसा का सर्टिफिकेट चाहिए, और कौन सा आपको जमीयत उलेमा हिंद का सर्टिफिकेट चाहिए कि वो सर्टिफिकेट बताएगा कि नहीं ये चीज मुसलमानों को खाने के लिए ठीक है या नहीं है। तो इस दृष्टिकोण से ये सारी चीजें देखते हैं तो यहां पर आता है फाइनेंस। एक प्रोडक्ट के लिए करीब करीब 50,000 रुपया जीएसटी, ये सारी चीजों को वो ले रहे हैं एक प्रोडक्ट के लिए 1 साल के लिए। बाद में आपको उसका लाइसेंस रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये क्या है? आपको भारत सरकार के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? उसके सर्टिफिकेट के ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? और इसलिए ये जो एक अलग सर्टिफिकेट मुझे लेना पड़ रहा है, कि जो सर्टिफिकेट सिर्फ मुस्लिमों को विश्वास दिलाने के लिए है कि मेरा प्रोडक्ट हलाल है, तो इसको हम जिजिया टैक्स नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? इसलिए यहां पर ये जो टैक्स है, ये जजिया टैक्स के अलावा और कुछ हो नहीं सकता है। पहले समय में औरंगजेब के समय पर होता था। आज दुर्भाग्य ये है हमारा कि हम सेक्युलर देश में रह रहे हैं, फिर भी वो जजिया टैक्स ले रहे हैं, जिसके ऊपर कोई उनके पास सरकार की अनुमति नहीं है, किसी तरीके से सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं है, फिर भी ये सर्टिफिकेशन चल रहा है, फिर भी वो पैसा ले रहे हैं, और उसमें हम ये देख रहे हैं कि ये सारी व्यवस्था हो रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? रमेश जी, मैं अर्थव्यवस्था से थोड़ा हट करके एक सवाल मेरे मन में भी आया जब आप फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह का जिक्र कर रहे थे, और भोजन श्रृंखला वगैरह की बात चल रही थी, और इसी बीच में आपने जिक्र किया कि कैसे आपने जिक्र नहीं किया, लेकिन उसका एक भाव है कि भाई विकास की यात्रा में हम आगे बढ़े हैं पिछले 400-500 सालों में, और कोई भी समाज आगे बढ़ता है, कोई भी देश आगे बढ़ता है। मुझे थोड़ा सा हास्यास्पद भी लग रहा है ये कि जब हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ चुके हैं और अब विज्ञान की बात होती है, हाइजीन की बात होती है, तो सोशल मीडिया पे जितनी भी चर्चाएं होती हैं, और जो तथाकथित अपने आप को लिबरल मानते हैं, खुद को अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं ऐसे लोग, वो तर्क देते हैं कि हलाल हाइजीनिक है, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, आइदर वो मांस के रूप में हो या वेज के रूप में हो, लेकिन वो उसको तर्क देते हैं कि हाइजीनिक है। ये तो फिर ऐसी बात हो गई सर कि हमारी वैज्ञानिक संस्था जो है, जो सरकारों द्वारा तय है, उनको दरकिनार करके हमें विकास के पहले वाले रास्ते पे धकेल देना पूरी आबादी को, कि नहीं तुम ये वैज्ञानिक संस्थाओं पे भरोसा नहीं करके देवबंदी, मौलाना, जमीयत, इस तरह के संस्थाओं पे तुम भरोसा करो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो तुम खाओ। तो इस तरीके से तो हाइजीन वाले पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो फोर्स कर रहे हैं पूरी कौम को, पूरी समाज को, पूरे देश को कि नहीं, और इनफैक्ट पूरे विश्व को, क्योंकि ये संस्था तो अब इंडिया की बात है नहीं, ये तो सारे जगह थोप रहे हैं। तो हम ये विकास की यात्रा में हमें पीछे धकेल रहे हैं, और वो भी धकेल रहे हैं इस ये से कि ये हाइजीनिक है, झूठ बोल करके ये मुझे धकेल रहे हैं। तो हाइजीनिक वाले पॉइंट पे अगर आप दर्शकों को थोड़ा कुछ डिटेल में बता सकें तो। जी, देखिए हर जगह पर जब भी हम जाते हैं तो पहले मुद्दा उनके पास से यही आता है कि आप हलाल को क्यों विरोध कर रहे हो, क्योंकि हलाल का अर्थ हाइजीन होता है, हलाल जो होता है वो हाइजीनिक होता है, तो उसको कंज्यूम करने के लिए किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरे इसके बारे में 2-3 अलग-अलग पहलू है। पहला पहलू ये है कि ये जो रिसर्च या जो चीज बताते हैं वो झूठ है। ये जर्मनी के हैनोवर यूनिवर्सिटी में विलियम शूल्ज ने इसके बारे में रिसर्च किया, और उन्होंने उस समय पे ये कहा कि 1979 का ये रिसर्च है, उस समय पे उन्होंने कहा कि जो हलाल मेथड है वो लिस्ट क्रूएल मेथड है, उसके अंदर पशु को वेदनाएं कम होती है, अच्छी है, हाइजीनिक है। तो ये चीजें उन्होंने कही, इसको कोई नकार नहीं सकता है। उसके बाद में 2002 में उन्होंने ही अपने रिसर्च के बारे में कहा कि उस समय मैंने लैब में जो चीजें यूज की थी, जो कैप्टिव बोल्ट पिस्टल जिसको कहा जाता है, वो जो मैंने यूज किया था उसने काम ठीक तरीके से नहीं किया था, इसलिए मेरा जो रिसर्च है उसको अंतिम नहीं माने, पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो रिसर्च है वो लैब के अंदर जो स्लॉटर होता है उसको है, ये रास्ते पर जो कसाई गर्दन काटता है उसको वो लागू नहीं होता है। तो ये दोनों बातों को, लैब के सारे रिसर्च कैसे आप मार्केट में लागू कर देंगे? तो ये 2 बातें उन्होंने कही।
इस बात को वो बताते नहीं हैं। 2009 में यूरोपियन यूनियन ने क्रेग जॉनसन को, जो मैसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च साइंटिस्ट है, उनको ये कहा कि ये बहुत बड़ा विवाद है, तो आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए। उनका रिसर्च लेटेस्ट है, 2009 में इसका रिपोर्ट आ गया, और 2009 में ये रिपोर्ट जब आ गया तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हलाल जो कह रहे हैं वो सबसे क्रूएल मेथड है, उसके अंदर कोई हाइजीन की बात नहीं है, क्योंकि वो जो गला काट करके छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे जो ब्लीडिंग होता है, वो सारा जो ब्लीडिंग हो रहा है, वो ब्लीडिंग होने से मेंटल शॉक्स होते हैं ब्रेन में उस पशु के, और उस कारण से उसके अंदर बॉडी में शिवरिंग आ जाता है। तो इस तरीके से जो मांस है वो हाइजीनिक नहीं है। अब ये जो 2009 का जो रिसर्च है, इसके बारे में तो कोई नहीं बोल रहा है। ये रिसर्च लेकर के बैठे हैं 1979 का, तो ये सबसे पहले झूठ है। अब हाइजीन के ऊपर यदि हम आते हैं, चलो भाई ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि आप जो कहते हैं हलाल मतलब हाइजीन। अब आपने mingle.com इस वेबसाइट को हलाल सर्टिफाई कर दिया, ये डेटिंग वेबसाइट है, उसके अंदर भाई कौन सा हाइजीन आप लेकर के आए? आप बताइए मुझको। आप केरल में एक बिल्डिंग को हलाल आपने डिक्लेयर कर दिया, उसके अंदर कौन सा हाइजीनिक चीज आ गई? तो ये जो सारी चीजें हैं, हलाल टूरिज्म चालू हो गया, हलाल फैशन चालू हो गया, ये सारी चीजें जहां पर आ गई, इसके अंदर हाइजीन की कौन सी बात आती है वहां पर? अब तो हलाल क्रूज निकलने लग गए इनके। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये केवल लोगों को और जो अन्य धर्मी है उनको गुमराह बनाने के लिए है कि नहीं भाई हलाल का मतलब हाइजीन है। मुझे तो सबसे पहले प्रश्न ये आता है, जुम्मा के जुम्मा जो स्नान करते हैं वो हाइजीन की बात हमें बता रहे हैं और हम उस बात को सुन रहे हैं, इससे बड़ी विडंबना की बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। भाई 7 दिन के बाद नहा रहे हो और आप हाइजीन की बात हमें हलाल में सिखा रहे हो। ओके, मतलब आम जनता को जो सारी बातें आपने बताई वो न्यूज का हिस्सा हो सकता है, हम वाकिफ हो सकते हैं, बट आम जनता इन चीज़ों से वाकिफ नहीं हो पाती है। किसी का इंटरेस्ट बॉलीवुड में होता है तो वो बॉलीवुड की खबरें पढ़ के संतुष्टि ले लेता है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है तो वो ऐसे देख लेता है। इन जिस तरह की उदाहरण आपने दिए, उन उदाहरणों से जो रिलेटेड खबरें हैं वो हम लोग देखते हैं, करते हैं। आम जनता शायद नहीं वाकिफ होता है, इसलिए जो एग्जाम्पल आपने बताया, उन एग्जाम्पलों पे मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दूं कि ये सारा चीज घटा हुआ है, घटित हुआ है इसी देश में, और वो न्यूज छपा भी है। आप जा करके गूगल करके इस तरह के खबरों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो रमेश जी ने जो बताया वो ये है बेसिकली कि हलाल का हाइजीन से कोई लेना देना नहीं है। वो शुद्ध रूप से किसी घर को हलाल बोलना, किसी पर्यटन स्थल को हलाल बोलना, किसी जहाज तक को हलाल बोल देने का अंततः जो एक रास्ता जाता है वो इकोनॉमी की ओर ही लेकर के जाता है। अब विज्ञान से अब मैं थोड़ा इकोनॉमी की ओर आता हूँ। इकोनॉमी की ओर आने पे एक सवाल आता है पेज नंबर 38 में आपकी किताब में सर, जिसमें आपने हलाल सर्टिफिकेट के आवेदन की कुछ शर्तों का जिक्र किया है। इन शर्तों में जो बाकी 4 शर्तें हैं, जैसे उसमें कि हलाल उत्पादन आरंभ से हो जाए, और प्रक्रिया में रक्त, सुअर का मांस, सुअर की चर्बी, इस तरह का जो इस्लाम में जिसकी मनाही है उस पे चर्चा है। हलाल उत्पाद करते समय उस तरह के काम में कोई संपर्क में ना आए, हलाल और हराम के पदार्थों का उपयोग का व्यवस्था करना अलग अलग हो। ये सारा जो कॉमन प्रैक्टिस है, जो लोग जानते भी होंगे, आम चर्चाओं में चाय की दुकान पे करते भी होंगे। एक जो है जो कि कंप्लीट अलग है, जो कि मेरे लिए भी शॉकिंग है, जबकि मैं न्यूज में 10-12 सालों से रहा हूँ, वो ये है कि हलाल प्रक्रिया में अब मुस्लिम कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उत्पादन के लेवल से। तो अब तो ये सर सिर्फ और सिर्फ जो मैं जजिया कर या टैक्स के रूप में जो जिस पे चर्चा हम लोगों ने अभी तक की, अब तो ये टैक्स और जजिया के लेवल से एक लेवल ऊपर चला गया, जहां की डायरेक्ट किसी के टैलेंट के बेस पे जो उसको मिलता है जॉब, आइदर वो सरकारी जॉब हो और प्राइवेट जॉब हो, अब डायरेक्ट वहां पे ये लोग धमकी भरे रिजर्वेशन, एक कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन होता है, अब ये धमकी भरे रिजर्वेशन की हलाल रिजर्वेशन है, तुमको एम्प्लॉय करना ही होगा, इस वाले स्तर पे आ गए हैं।
इसे आप कितना खतरनाक मानते हैं वर्तमान संदर्भ में, और ये किस रूप में जा सकता है? आपने जो अध्ययन किया उसमें जरा चर्चा करें। जी, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 स्तर पर हो रहा था। एक तो सरकारी स्तर पर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था कि जैसे एक अपेडा ऑर्गेनाइजेशन था केंद्र सरकार का, जो वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता था। तो इस अपेडा में भी जो पहले एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था, तो एक्सपोर्ट लाइसेंस में इसको हलाल सर्टिफिकेट को अनिवार्य किया गया था। और इतना ही नहीं, तो उसके बाद में उसके अंदर लिखा गया था कि यू हैव टू अपॉइंट अ मुस्लिम सुपरवाइजर टू सुपरवाइज द हलाल प्रोसीजर। तो ये जो चीज थी, ये तो सरकार के ड्राफ्ट के अंदर थी, जो आपको एक्सपोर्ट लाइसेंस का यदि आपको आवेदन करना है तो आपको हलाल सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा और एक मुस्लिम को अपॉइंट भी करना पड़ेगा। इसी बात को हमने खुल करके चैलेंज किया कि भाई ये गवर्नमेंट जो है ये रिलीजियस एम्प्लॉयमेंट कैसे कर सकती है? यदि कोई हिंदू है और वो प्रामाणिकता से काम कर रहा है तो उसके ऊपर क्यों विश्वास नहीं होना चाहिए? मुसलमान ही वहां पर क्यों होना चाहिए कि जो हलाल की प्रक्रिया को देखे? तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता है। रिलीजियस एम्प्लॉयमेंट आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? तो इसके हमारी जो इसके बारे में जो याचिका थी, उसके बारे में केंद्र सरकार ने इस नियम को, प्रावधान को पूरी तरीके से निकाल दिया और आज भारत में किसी भी एक्सपोर्ट अथॉरिटी को हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो उसका जो एक लीगलाइजेशन हो गया था, उसको अब हमने कम कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, जब हम इसका रिसर्च कर रहे थे कि अलग अलग हलाल सोसाइटीज है जो सर्टिफिकेट देती है, तो उनके रूल्स क्या है, जब हमने देखा कि बाकी सभी के रूल्स इस प्रकार से है, लेकिन धीरे से, क्योंकि ये सारा जो है, ये सिस्टम जो है, ये कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन मोड में है। पिछले 8 वर्षों से मैंने ये देखा कि ये कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन मोड में आता है। आज तक देखिए, पहले कभी हलाल क्रूज नहीं था। इस 14 अगस्त के दिन पहला हलाल क्रूज उन्होंने प्रारंभ किया। तो ये एक एक चीजों में इनको बढ़ाते जा रहे हैं। तो जब मैंने वहां पर उनके रूल्स चेंज होते हुए देखे, तो ये हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज का जो रूल है वहां पर, तो उस रूल बुक में हमने देखा कि आपको एक मुस्लिम वहां पर एज अ इंस्पेक्टर, एज अ ऑब्जर्वर, एज अ ऑडिटर वहां पर अपॉइंट करना पड़ेगा। वो मुस्लिम होना चाहिए और वो जो है वो वहां पर ये सारी चीजों की निगरानी रखेगा। यानी अब हलाल सर्टिफिकेट की बात नहीं है, अब एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, कंपल्सिव एम्प्लॉयमेंट। और अभी आपने कहा कि ये तो फोर्सफुल एम्प्लॉयमेंट हो गया कि भाई आपको हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ पैसे देकर के नहीं चलेगा, आपको एम्प्लॉय भी वहां पर हमारे लोगों को करना पड़ेगा। यानी आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी मदरसा के आदमी को वहां पर ला करके बिठाना पड़ेगा। अब वो एक नियम करेगा या दूसरे नियम करेगा या बाकी और नियम, फिर उसके लिए नमाज की जगह फिर आपको बनानी पड़ेगी, फिर उसके लिए और सारी चीजें। और उसके अंदर सबसे बुरी बात मुझे ये लगी कि वहां पर वो कह रहे हैं कि अन्य किसी भी स्टाफ को वहां पर फूड लेकर के आने की मनाही होनी चाहिए। अरे भाई, प्रोडक्शन अलग होता है, तो वहां पर जो काम करने वाला जो कर्मचारी है, जो अन्य धर्म का कोई भी होगा, हिंदू होगा, बौद्ध होगा, सिख होगा, यदि वो अपना भोजन लेकर के अपने प्रोडक्शन यूनिट में खाना खाना चाहेगा तो उसको अनुमति नहीं होगी वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पर हलाल सर्टिफिकेट है। तो क्या प्रोडक्शन यूनिट में कोई अपना भोजन ला करके उसके अंदर मिक्स कर देता है? ये किस तरीके की बात है? ये पूरे तरीके से हमारे बिजनेस मॉडल को धीरे धीरे कंट्रोल करने का एक तंत्र वो बना रहे हैं और इसके लिए हमें इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और इसी के बारे में हम सरकार को भी अवश्य इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ऐसे तरीके के प्रावधान यदि हो जाएंगे तो फिर तो ये सारा का सारा एम्प्लॉयमेंट, कल ये कहेंगे हलाल सर्टिफिकेट यदि आपको लेना है तो आपका 100% जो स्टाफ है या एम्प्लॉयज है वो सारे के सारे मुस्लिम होने चाहिए, तभी जाकर के उसको हम हलाल बोल सकते हैं। काफिर का हाथ जिस प्रोडक्ट को लगेगा उसको हम हलाल नहीं बोलेंगे। और ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है आपका, फार्म टू फोक हलाल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जहां पर खेती में कोई चीज उगती है वहां से लेकर के एंड कंज्यूमर तक वो सारी चेन में जब मुसलमान होगा तो ओरिजिनली उसको हलाल कहा जाएगा। और आज ये धीरे धीरे भारत में हम ये देख रहे हैं, इस प्रकार की प्रथा जो है वो इंडोनेशिया में चालू हो चुकी है। वहां पर जो सेल्स काउंटर में भी जो खड़ा रहता है वो भी वहां पर मुस्लिम ही होता है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या आप भारत में चालू कर दोगे? तो इसलिए सर्टिफिकेशन चालू होना ये बहुत प्राइमरी चीज है। अब हम देख रहे हैं कि वो अपने अपने नए नए रंग जो दिखा रहे हैं, यदि हमने इसको समय रहते नहीं विरोध किया तो ये बहुत सारी चीजों को ऐसे हलाल चीज में ला सकते हैं।
ये जो आपने बताया ये तो बहुत शॉकिंग है कि जी, सेल्स पर्सन भी खड़ा जो हो वो भी मुस्लिम हो। जी, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तो मतलब ये सोच ही पाना बहुत असंभव सा लगता है कि एक टैलेंट वाला बंदा आईटी का इंडिया से कनाडा में जाकर के जॉब कर सकता है या यूएस में जॉब कर सकता है। सेल्स का बंदा इंडिया में है तो इंडोनेशिया भी जा सकता है। लेकिन अगर इतने सारे मुस्लिम देश अगर सब इसी चीज को फॉलो करने लगे तो ये बहुत खतरनाक बात हो जाएगी। जी, इससे रिलेटेड कि ये कितना बड़ा फैल रहा है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, आपने जिक्र किया पेज 51 में हलाल अर्थव्यवस्था और जिहादी आतंकवाद का संबंध। जी, जब मैं इसको देख रहा था और कल जो आपकी चर्चा को मैं सुना था, तो उस चर्चा से ये निकल कर के आया और आपके बुक से निकल कर के आया कि ये लोग ऑल अक्रॉस द ग्लोब, भारत हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, मुस्लिम देश तो खैर हैं ही, जी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और ये यूएस जैसे देश में भी ये लोग डायरेक्ट हलाल सर्टिफिकेशन वाला पैसा को जिहादी आतंकियों और आतंकी संगठनों को देते हैं और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई जी, छिपी छिपाई बात नहीं है। तो ये खतरा कहाँ तक आगे बढ़ के जा सकता है और साथ में इसको वो मिला करके कि अगर एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे भी ये लोग फोर्स अभी 1 या 2 के स्तर पे कर रहे हैं, इंडोनेशियाई मॉडल को अगर लागू कर दिए तो इन दोनों चीज को मिला करके कि एक एम्प्लॉय के लेवल पे भी बहुत बड़ा वर्क फोर्स खड़ा हो जाए इनका और साथ में वो टैक्स भी उधर जिहादियों के संगठन में जाए, तो जी। इसको कितना बड़ा खतरा आप देश और दुनिया के लिए देखते हैं? देखिए, विश्व के दृष्टिकोण से मतलब हलाल सर्टिफिकेशन ये केवल भारत में लागू नहीं है, विदेश के तथा जो भी देश नॉन इस्लामिक है, सभी के लिए ये नियम कानून बने हुए हैं। तो इसलिए हलाल के बारे में तो हम इसे बहुत स्पष्टता से समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा मॉड्यूल उन्होंने बनाया है विश्व के लेवल पर। और जैसे शुरुआती स्तर पर जो चीज़ें उन्होंने प्रारंभ की थी, तो वो थी कि इस्लामिक बैंक को जगह-जगह पर लागू करना। और ये जो इस्लामिक बैंक जगह-जगह पर लागू होती थी, तो उसका मॉड्यूल यही होता था कि इस्लामिक बैंक में जो फंड आ रहा है, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट लेना भी नहीं चाहते, देना भी नहीं चाहते, दोनों चीज़ें इस्लाम में हराम है। तो वहाँ पर जो फंड जो क्रिएट हो रहे हैं, उसके बारे में बहुत बड़ा शंका का एक संदेह की परिस्थिति थी। और ये जो संदेह की परिस्थिति थी, उसके बारे में विश्व के बहुत सारे देशों में इस्लामिक बैंक का विरोध होना चालू हो गया। अब यहाँ पर जब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रयास किया कि ये हलाल की इकोनॉमी को हम लाएँगे और हलाल की इकोनॉमी के द्वारा ये सारी चीज़ें करने का प्रयास करेंगे। आज इसके द्वारा ये बहुत सारी जगह पर ये स्पष्ट हुआ है कि जैसे अमेरिका में एक जो इसके बारे में संशोधन किया गया और ये इस्लामिस्ट वॉच का जो संशोधन इसके बारे में हुआ है, उन्होंने ये बहुत स्पष्टता से वहाँ पर कहा है कि वहाँ पर जो इफांका नाम से ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हलाल सर्टिफिकेशन देने में वहाँ पर लागू है या उनको अधिकार है, तो ये जो इफांका ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई सारे इस्लामिक स्टेट से लेकर के हमास से लेकर के बहुत सारे ऐसे संगठन हैं कि जिनको वो फाइनेंस कर रहा है। मैंने अपने पुस्तक में इसका विस्तृत रिपोर्ट जो है, वो रिपोर्ट मैंने पब्लिश किया है कि जहाँ पर कौन सी लिंक है और कौन सी लिंक कहाँ पर फंड कर रही है। तो ये सारा का सारा जो हलाल इकोनॉमी से जो जनरेट होने वाला पैसा है, क्योंकि हलाल इकोनॉमी आज छोटी नहीं है। यूएस $2 ट्रिलियन, अमेरिकी $2 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी बन चुकी है। यदि इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, तो फिर उसके द्वारा जो पैसा जनरेट किया जा रहा है, जो वहाँ पर दिया जा रहा है, ये मानवता के हित में होगा तो कोई किसी को आक्षेप नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो वहाँ पर जो रिसर्च हुए हैं, वो रिसर्च ये कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा विभिन्न चैनल्स के द्वारा कैसे कौन से मुस्लिम संगठन को, कौन से जिहादी संगठन को दिया जा रहा है, तो ये बहुत बड़े मतलब खतरे की बात है। उसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में इसके बारे में बहुत बड़ा रिसर्च हुआ और हमारे देश में जैसे सेक्युलर पत्रकार होते हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में एबीसी न्यूज़ है। एबीसी न्यूज़ ने इसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश किया कि हलाल इकोनॉमी का और टेरर फंडिंग का कोई संबंध नहीं है। और उसी के बारे में वहां पर ही जब वहां के एक सांसद ने डिमांड किया कि नहीं, इसके बारे में और जांच होनी चाहिए, तो उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जांच की, वहां पर उन्होंने पाया कि आईसीडब्ल्यूए, ये जो वहां का ऑर्गेनाइजेशन है,
ये ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में अल इमदाद फाउंडेशन को पैसा दे रहा है। अब अल इमदाद फाउंडेशन तो ओपन में तो दिखा रहा है कि नहीं, हम तो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मानवता के लिए कहाँ काम कर रहे हैं, वो तो सीरिया में काम कर रहे हैं। तो सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट है उसको वो पैसा जा रहा है, तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में ये सामने आ गया। तो इस प्रकार से कई सारी जगह पर, कई सारे देशों में ये सारी चीजें सामने आ रही है, और निश्चित है कि ये जहां पर भी फंडिंग होगा, इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा गया, वो आर्टिकल अब इस पुस्तक में नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल अवेलेबल है कि इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या हलाल का पैसा जो है वो रेडिकलाइजेशन के लिए दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये आर्टिकल इंटरनेट पर आपको अवेलेबल मिलेगा कि ये जो हलाल का पैसा जो है वो रेडिकलाइजेशन के लिए देना ये मंजूर है या नहीं है। तो उसका आंसर उन्होंने ये दिया कि जो भी जिहाद के लिए लड़ रहे हैं, तो जिहाद तो अपना मूल कर्तव्य है, तो जो उस कर्तव्य के लिए लड़ रहे हैं, जो विश्व में जिसको हम कहेंगे कि मतलब दारुल इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, तो दारुल इस्लाम के जो बंदे हैं उनको पैसा देना, ये मतलब हलाल फंड हो गया ये सारा। तो हलाल फंडिंग करने के लिए तो कोई आपको समस्या नहीं है, और इस दृष्टिकोण से उन्होंने ये बताया कि नहीं, आप तो हलाल फंडिंग कर सकते हैं। और इसी के लिए उसको उन्होंने मतलब ये उनके जो क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, ये सारे ट्रांसक्रिप्ट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाती है। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा है उसके अंदर, और उसका उत्तर भी वहीं पर उन्होंने दिया है कि इस प्रकार से रेडिकलाइजेशन के लिए या इस प्रकार से जो सीरिया या यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं, तो उनको फंड करना ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका रिलीजियस राइट है, तो उसके लिए तो वो पैसा दे रहे हैं। तो ये तो उन्होंने अपने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है। तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो निश्चित है कि ये रेडिकलाइजेशन की प्रोसेस में सहायता करना यदि उनका अधिकार है, यदि उनका कर्तव्य बनता है, तो ये तो कर रहे हैं, उसके अंदर उनको कोई गलत चीज नहीं लग रही है। अभी आज ही का मैं उदाहरण आपको बताना चाहूंगा कि आज ही मुंबई में याकूब मेमन का मजार जो है उसको एलईडी लाइटिंग किया गया, उसको बहुत अच्छे से वहां पर मजार बनाने का, कल तो उसको वो शहीद भी घोषित कर देंगे, और उसका बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये निजामुद्दीन के बाद दूसरा तो वहां पर मकबरा बन जाएगा उसका। तो भाई ये फंड कौन कर रहा है? एक आतंकवादी के एक मजार को डेकोरेशन कर रहे हैं, एक आतंकवादी के मजार को सेलिब्रेट करके उसको बहुत बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये तो फंडिंग ही तो है उनके लिए। तो इसको तो कोई नहीं कह रहा है कि देश का एक आतंकवादी, देश का गद्दार, कि जो भारतीय लोगों को, भारत के हिंदुओं को मारने के लिए पाकिस्तान की सहायता लेकर के भारत में आक्रमण करता है, यहां पर बम विस्फोट करके बेगुनाह लोगों की हत्या करता है, उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब इससे बड़ा आतंकवाद का समर्थन क्या हो सकता है? इससे बड़े आतंकवाद की हमें तो याद रखना चाहिए कि एक ही दिन याकूब मेमन को जिस दिन फांसी हुई, उसी दिन हमारे यहाँ पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई थी। लेकिन अब्दुल कलाम जी के जनाजे में कितने लोग थे, और याकूब मेमन के जनाजे में लाखों लोग वहां पर उमड़ करके आए थे। ये कौन थे लोग सारे? तो इसको यदि हम देखेंगे तो उनके दृष्टि से ये जो काम कर रहे हैं उसको कहीं पर वो नकार नहीं रहे हैं, उसकी कहीं पर, अरे भाई उसके परिवार को तो बाइकआउट कर देना चाहिए था। यदि आपका ये कहना है कि नहीं जिहाद मतलब ये नहीं है, ये तो जो राह भटके हुए लोग हैं, तो राह भटके वालों को तो कौन सेलिब्रेट कर रहा है? आप ही लोग कर रहे हैं। उसके जनाजे में क्यों लाखों लोग जा रहे हैं? तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो इन बातों के द्वारा ये सिद्ध हो रहा है कि ये तो भारत में होते हुए दिखाई दे रहा है, फंडिंग तो यहीं से चल रहा है अब इन सब चीजों का। तो इसलिए यदि हम इन बातों को देखते हैं तो ये टेरर फंडिंग करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके सवाल में सर एक तंज था, सेकुलर मीडिया, उससे हम लोग बेहतर वाकिफ हैं। ऑफ मीडिया बहुत ज्यादा है सर डेफिनेटली। उससे रिलेटेड एक निकल के आ रहा है कि आपने एक जिक्र किया अपनी बुक में कि केरल में हलाल मांस बेचने वालों का कुछ ईसाई संगठनों ने विरोध किया जी। उस संगठन में से जो एक ईसाई व्यक्ति थे, उस पे जिहादियों ने हमला किया और जबरन उनके मुंह में मांस ठूसा। जी।
ये एक घटना है, एक खबर है, लेकिन इसी तरीके के जो सेकुलर मीडिया के लोग हैं, इस तरह के खबरों को दबाते हैं। आम जनता तक उस तरह की खबर पहुंच नहीं पाती है। जी। ये अपने देश की मैं बात बता रहा हूँ। इसको थोड़ा-सा बड़े स्तर पे अगर हम लें, तो हलाल सर्टिफ़िकेट का विरोध भी करने वाले कुछ मुस्लिम देश के कुछ मुस्लिम संगठन के नाम भी सामने आए हैं। और वहाँ भी आपने जिस वर्ड पे तंज कसा, सेकुलर मीडिया हुँ, तथाकथित होंगे, उन लोगों ने ज़रूर इसको दबाया होगा और तभी आम जन तक ऐसी बात नहीं आ पाई कि कुछ मुस्लिम ही हैं जो कह रहे हैं हमें हलाल नहीं चाहिए, हमें हलाल सर्टिफ़िकेट प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। हुँ, आखिर ऐसा क्या है कि ये लिबरल गिरोह, लिबरल गैंग हलाल वाले ग्रुप से एकदम 36 का आंकड़ा मेल मिलाप किए हुए, 69 में नहीं है, वो 36 वाले आंकड़े में है और वो निकल नहीं पाता है और आम जन तक जो सूचनाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। इस पे जरा सा आप जी। विस्तार से बताएं। अभी मैं हाल ही का उदाहरण देना चाहूँगा कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो राज ठाकरे की पार्टी है, तो उसने हलाल सर्टिफ़िकेशन का विरोध किया। तो वहाँ पर एक चैनल ने हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया था। तो वहाँ पर राज ठाकरे के एक जो नेता है यशवंत किल्लेदार, वो भी उसमें सम्मिलित हुए थे, मैं भी उस डिबेट में सम्मिलित हुआ था। तो वहाँ पर उन्होंने एक प्रश्न पूछा मुझे, तो उस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि सरकार क्यों नहीं कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों इसके बारे में प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। तो मैंने कहा, आप भई पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये जो सत्ताधारी है, उनको तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि उनको तो वोट है। उनके लिए तो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उनके लिए तो वोट चाहिए। मैंने पूछा कि कल राज ठाकरे की पार्टी ने जब मुद्दा नहीं उठाया था, तो आप कहाँ सोए हुए थे? हलाल का मुद्दा तो आज नहीं है। अब जब राज ठाकरे की पार्टी ने जब मुद्दा उठाया, तब आपने इस मुद्दे को ले लिया। मैंने कहा कि आपको कौन सा वोट बैंक पॉलिटिक्स है? आपके तो सारे चैनल्स हैं, वो सब तो हिंदू ही देखते हैं। तो जब आपके चैनल जो हिंदू देख रहे हैं, तो वहां पर तो आपको ना कहीं चुन करके आना है, नहीं ना कहीं पर आपको सपोर्ट किसी का चाहिए। तो इस प्रकार से आप यदि इस मुद्दे को दबाते रहेंगे, तो फिर ये लोगों तक कैसे पहुंच पाएगा? आपका मीडिया का तो ये काम है कि उसको लोगों के सामने लेकर के आ जाए। और आज ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कर रही है। मैंने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले तो आपने इसका उत्तर देना चाहिए कि आप आज तक क्यों नहीं कर रहे हैं इसके बारे में। तो इन बातों को यदि हम देखेंगे, तो यहाँ पर आज हमारी जो मीडिया है, जहाँ पर भी ये संभव हो, जैसे उदाहरण के रूप में आपने बताया कि केरल में उसका जो नाम है, किसान मित्र संगठन का नाम है वहाँ पर, हुँ, और हुँ। ये शाजिचेरियन जो ईसाई व्यक्ति है, उस संगठन का जो प्रमुख है, तो उसके बारे में वहाँ पर उसको कई सारी धमकियाँ दे दी गई कि जब उसने कहा कि हलाल में अब ये थूक जिहाद भी साथ में ही आ गया था। तो उन्होंने देखा कि ये थूक जिहाद और हलाल जो है वो साथ-साथ में चल रहा है, तो पता नहीं ये कौन-सा मांस हमारे घर पर भेजते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये हलाल के नाम पर एक मोनोपोली बना रहे हैं। हलाल के नाम पर बाकी जो विक्रेता है, उनको वो उनका व्यापार बंद करने पर तुले हुए हैं। तो उन्होंने एक प्रयास किया कि हम किसान मित्र संगठन अपनी सिस्टम चालू करेगा, हम इस हलाल मीट को नहीं बेचेंगे। और उसके लिए जब वो उन्होंने ये चालू किया, तो ये उनका शायद निर्णय लेकर के 20-21 दिन हुए थे। तो उनको एक जगह में उनका ट्रक रोका गया और उनका टेम्पो ये रोक करके उस टेम्पो को जलाया गया। केवल टेम्पो को जलाया गया नहीं, तो उनको धमकी दे दी गई कि अगली बार से यदि आप हलाल छोड़ करके और कोई मांस बेचने के लिए आएंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और उनके मुंह में जबरन ये रॉ मीट जो है, कच्चा मांस जो है, वो वहां पर डाला गया। ये सेक्युलर मीडिया को ये कोई अन्याय नहीं दिखता है। अब इसमें किसी हिंदू के साथ नहीं हुआ ये, लेकिन क्या वहां पर मीडिया इतना डरा हुआ है, इतना सहमा हुआ है कि भाई आप जो कहते हैं इन्हें पत्रकार की इतनी बड़ी शक्ति होती है, ऐसे होता है, वैसे होता है। तो भाई आपकी पत्रकार की शक्ति तो दिखाइए तो सही यहाँ पर। क्यों आप इतना सब हम सत्य की ही बात करेंगे, हम ताजा खबरें लेकर के, अरे भाई आपके ताजा खबरों में ये क्यों नहीं आ रहा है वहां पर? तो ये जो सारी चीजें हैं, इन बातों को जब हम देखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे ध्यान में आता है कि इन इनके संदर्भ में वहां पर कोई वो एक चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं कि जो इन बातों को लोगों के सामने नहीं लाना चाहते हैं, या इस प्रकार से जो षड्यंत्र चल रहा है। अरे भाई ये कोई हमारे संगठन की कोई बात नहीं है,
ये कोई हिंदुओं से संबंधित बात नहीं, ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर होने वाला आक्रमण है। तो इस आक्रमण को तो आप तो समझिए, आप तो लोगों को बताइए कि भाई ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है आपको ये लोगों के सामने लाना। तो यहाँ पर हम क्यों इस दृष्टिकोण से वहां पर रुके हुए हैं, या ये तो वो सेक्युलर मीडिया ही जाने कि उनको उससे क्या लाभ मिल रहा है, क्या हानि हो रही है उनकी। तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ तो इसके बारे में प्रयास तो होगा ही। जब इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो वहां से तो बहुत सारे लोगों को लाभ हो सकता है। तो इस कारण से भी हो सकता है कि आज ये जो सेक्युलर मीडिया जो है वो इसके बारे में कुछ बात करने के लिए तैयार नहीं है। आपके उत्तर में जो छिपा हुआ संदर्भ है सर, मुस्लिम देश में होते हुए इस तरह के इस्लामी जो रूढ़िवादी चीजें हैं उसका विरोध करने के कारण ही एक्स मुस्लिम टाइप की जो ग्रुप अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, और लोग पहले तो बहुत डरते थे, अब तो कुछ खुल करके आ भी रहे हैं। हालांकि फिर भी अभी वो मास्क वगैरह लगाए रहते हैं या कुछ अपना फेस ढके रहते हैं, क्योंकि ओपनली आने का मतलब है कि आप शायद अस्तित्व खो देंगे अपना, जो होता भी है। लेकिन ऐसे लोगों को कम से कम हम अपने माध्यम से, अपने दर्शकों के माध्यम से सलाम कर सकते हैं कि हाँ, इतना हो करके वो हलाल सर्टिफिकेट और हलाल प्रक्रिया का विरोध कर रहे होंगे, वहाँ आवाज उठा रहे होंगे, तब जबकि मीडिया इन बातों को, वहीं की सो कॉल्ड मीडिया, लिबरल मीडिया इन बातों को दबाती होगी। इसी ग्लोबलाइज्ड सेंस में मेरा आखिरी से पहले का एक सवाल है कि कुछ यूरोपीय देश में, कुछ एशियाई देश में भी इनका विरोध हो रहा है। फ्रांस का आपने जिक्र किया अपनी पुस्तक में, ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया है, श्रीलंका का जिक्र किया है, भारत के कुछ एक राज्य का, केरल का एग्जांपल मैंने दे दिया, एंड सबरीमाला वाला एग्जांपल है, कर्नाटक के मंदिर का एग्जांपल है, हाईकोर्ट का उसमें जजमेंट भी है। इस तरह के विरोध का भी मीडिया और तथाकथित सेकुलर मीडिया के गठजोड़ का असर है कि वो व्यापक ये तक जनता तक नहीं पहुंच पाती है बात। ये जो छिटपुट विरोध हो रहा है, इस विरोध को आप ग्लोबल स्तर पे कब तक एक्सट्रीम तक पहुंचते देखते हैं, जितना रिसर्च आपने किया है, या अगर नहीं देखते हैं तो कितना जल्दी पहुंच जाए जिससे कि आपको ये लगता है कि जो खतरा है उसको कम से कम किया जा सके? जी, देखिए, वैसे तो ये एक ग्लोबल जिहाद है, ग्लोबल इकोनॉमी बनाने का प्रयास चल रहा है, ये तो बात हम देख ही रहे हैं। अमेरिका में तो इसके लिए तो आजकल तो हम देखते हैं कि हलाल ब्रांडिंग चालू हो चुका है। वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट थे वो तो कह रहे हैं कि भाई विश्व की अभी सबसे बड़ी आबादी तो मुसलमानों की होने जा रही है, जिसके अंदर 56% यूथ पॉपुलेशन है। तो फिर आपको यदि व्यापार आपका बढ़ाना है तो आप हलाल सर्टिफिकेट ले लीजिए, आपके प्रोडक्ट जो है वो हलाल आप बेचना चालू कर दीजिए। तो वो जानते नहीं है कि उसका प्रयास क्या है या उनका अंतिम उद्देश्य क्या है। केवल इकोनॉमी डेवलप करने के दृष्टिकोण से विचार करेंगे तो ये बातें सामने नहीं आएगी। और रही बात इसकी कि सेक्युलर मीडिया, मुझे लगता है कि ये सेक्युलर मीडिया लिबरल है और इसके लिए ही ऑप इंडिया जैसा जो चैनल है या जो न्यूज पोर्टल है वो लोगों के बीच में प्रसिद्ध हुआ है या लोग ज्यादा आज उसको पसंद कर रहे हैं। तो ये तो वास्तविकता में लोग अब जान गए हैं कि भाई ये लोग क्या छुपाते हैं वो हमें ऑप इंडिया पर मिल जाता है। मुझे लगता है आज तक जितने हलाल के बारे में आर्टिकल्स या हलाल के बारे में मैंने तो कई सारे अपने पुस्तक में कोट भी किया है कि जो चीजें ऑप इंडिया ने हलाल के बारे में जो चीजें उजागर की है, तो इन सब चीजों को अब लोग समझ रहे हैं कि कैसे ये छुपा करके काम कर रहे हैं। अब रही बात वैश्विक स्तर की, तो आज ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा हलाल का विरोध जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। वहां के जो मैन्युफैक्चरर्स है उन्होंने तय किया कि हम हलाल सर्टिफिकेट नहीं लेंगे क्योंकि इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है। मैंने इसके बारे में भी जो विस्तार से अध्ययन किया उसके अंदर मैंने यही बात पाई कि जो सरकार जहां पर कठोर होती है वहां पर ये झुक जाते हैं। जैसे हलाल वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन हलाल है या नहीं, हलाल है या नहीं, ये क्वेश्चन तो पूछते रहे, लेकिन जब उस देश ने कहा कि भाई लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, ये वैक्सीन हलाल है, हमने उसके अंदर कोई पोर्क से संबंधित चीज नहीं ली है,
एक भी वैक्सीन कंपनी ने कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं लिया, तब भी ये सारे मुस्लिम देशों ने सारा का सारा उनका वैक्सीन ले। चाइना का सिनोवैक भी, उसको भी कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं है, फिर भी ये तो सारे मुसलमान लगा करके ले लिए। अब पता नहीं उसके अंदर कौन सा मतलब कौन सी चीज डाली हुई थी, लेकिन ले तो लिया आपने। जब वैक्सीन आपको लाइफ सेविंग ड्रग है, वो हलाल न होते हुए भी चलती है, तो फिर यहां पर कौन सी बात आती है। और इसलिए इन्हीं बातों को लेकर के आज एक बहुत बड़ा प्रयास कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ मुस्लिम जो विचारक है, वो इसके विरोध में आकर के खड़े हुए हैं। और उनका ये विरोध करने का कारण 2-3 मुद्दों पर है। सबसे पहले उनका कहना है कि इस्लाम में एक बिदा की कॉन्सेप्ट है। बिदा का अर्थ होता है कि जो कुरान में जो लिखा गया है वो फाइनल वर्ड है, ये जो है ये अनचेंजेबल है। कुरान में आप सिंगल कोई लेटर भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके मान्यता से ये परिपूर्ण और ये अंतिम बुक है। तो उसमें उन्होंने ये पूछा है कि जब कुरान में कहीं पर भी हलाल सर्टिफिकेट लिखा नहीं है, कहीं पर लिपस्टिक को हलाल सर्टिफिकेट देना लिखा नहीं है, कहीं पर ये वेबसाइट को हलाल सर्टिफिकेट देना लिखा नहीं है, तो फिर आप कौन होते हैं? आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप कुरान से आगे बढ़कर के हलाल सर्टिफिकेट देना, बांटना चालू कर दिया आपने? तो ये उनका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि इस्लाम में उम्मा की कॉन्सेप्ट है, और उनका कहना है कि उम्मा की कॉन्सेप्ट जो है उसके अंदर एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के शब्द के ऊपर विश्वास होना चाहिए, सर्टिफिकेट के ऊपर विश्वास नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहे हैं कि आप उम्मा की कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो कि मुस्लिम का ट्रस्ट जो शब्द के ऊपर होना चाहिए वो सर्टिफिकेट में लेकर के आए। और मैंने 2 उदाहरणों के साथ अपने पुस्तक में यह स्पष्ट किया है कि मलेशिया में पिछले 40 वर्षों से यही हलाल सर्टिफिकेट देने वाले जो मुस्लिम संगठन है, वो कांगारू और घोड़े का मांस मंगवाते थे ऑस्ट्रेलिया से और उसको हलाल बीफ करके बेच रहे थे। ये डच चिकन के बारे में भी हुआ कि उसके अंदर पोर्क का मीट भी वहां पर जा रहा था। तो उसका उदाहरण देकर के उन्होंने बताया कि ये हलाल सर्टिफिकेट जो ले रहे हैं वो कहाँ प्रामाणिक है। तो सर्टिफिकेट के नाम पर पैसा भी ले रहे हो और प्रामाणिक भी नहीं है, तो ये कौन सी चीज है? तो दूसरी बात। तीसरी बात उनका कहना है कि इस्लाम में एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति दोनों को इक्वल लेवल पर देखना चाहिए। अब उनका उसमें यह कहना है कि जैसे मान लीजिए हल्दीराम के पास हलाल की सारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट है। अब उनके जितने सारे प्रोडक्ट्स को सर्टिफिकेट है, मान लीजिए उनको 4-5 करोड़ रुपया उस हलाल सर्टिफिकेट के लिए देना पड़ा। अब उनका कहना है कि हल्दीराम अपने पॉकेट से क्यों देगा? वो प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाएगा और प्रोडक्ट की प्राइस से ही उसे वसूल करेगा। तो उनका कहना है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन हलाल सर्टिफिकेट के लिए उसके पास से पैसा तो ले रहा है, लेकिन वही मैन्युफैक्चरर उसका जो पैसा है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में बढ़ा रहा है। तो एक गरीब मुसलमान को वही चीज महंगी दाम में परचेस करनी पड़ रही है। तो ये इस्लाम के अगेंस्ट है। तो इन 3 चीजों का प्रश्न जो उन्होंने आज खड़ा किया है, मैं तो चाहता हूं जमीयत उलेमा हिंद के सारे मौलाना इकट्ठा करके उनके उत्तर दे दे कि भाई ये कहां पर आपने पाया कि लिपस्टिक को हलाल देना है, या ये आप दिखा दीजिए कहां पर ये लिखा हुआ है आपके इसमें। तो इन चीजों को जब हम देखते हैं तो लोग आज इसके बारे में, जो मुस्लिम समाज है वो भी जागरूक हो गया है, वो भी इनके षड्यंत्र को जान रहा है, कम है संख्या में। लेकिन इन बातों को जब हम यहाँ पर भारत में यदि ये बताने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से उनको वास्तविकता समझ में आ जाएगी कि कैसे कुछ संगठन पैसा कमाने के लिए इस हलाल सर्टिफिकेशन का उपयोग कर रहे हैं। ये किसी आम मुसलमान के लिए कोई उसका लाभ नहीं है। तो इसलिए जहां पर विदेश में विरोध होता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसे तो भारत में ही विरोध होना चाहिए इसका। आपने अपने उत्तर से एक एक्स्ट्रा दायित्व तो हम लोगों पे डाल दिया, मतलब ऑफ इंडिया और ऑफ इंडिया के जैसे जो प्लेटफॉर्म है, कि अब हमें कुरान को भी थोड़ा सा पढ़ करके किसी से समझ करके जिक्र करना अब जरूरी हो गया अपने कुछ इस तरह के खास खबरों में। क्योंकि अगर कुरान के मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के ही हलाल सर्टिफिकेशन का विरोध इस्लामी संस्थाएं ही और कुछ मुसलमान संस्थाएं ही कर रहे हैं, तो ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई वो जिन चीज़ों का उल्लेख कर रहे हैं वो चीज़ क्या है बेसिकली कुरान में। तो ये मेरे ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर एक एक्स्ट्रा दायित्व तो आपने डाल दिया, जिसका निर्वहन हम लोग करेंगे। ग्लोबल परिस्थिति से निकल करके अगर मैं आपको लास्ट जो मेरा सवाल है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं पे फोकस करूं
कि जो ये इकॉनमी बन रही है, थोपी जा रही है, उस इकॉनमी से बचने के लिए एक हिंदू, मैं, कोई रमेश, कोई सुरेश, कैसे बचे, खुद को बचे, परिवार को बचाए, समाज को बचाए, कौन सा रास्ता अख्तियार करे कि वो इस इकॉनमी में खुद ही अपनी गर्दन एक काफिर के तौर पे कटवाने के लिए खुद के ही जेब से पैसे किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को न दे जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के उस कट्टरपंथ व्यवस्था को लागू करने में है, जहाँ पे गैर धर्म, इस्लाम से परे गैर धर्मों का कोई स्थान ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। एक हिंदू के तौर पे वो क्या करे? आपका जवाब सर। देखिए, मैंने इसके बारे में पुस्तक में कई सारे उदाहरण भी दिए हैं कि आप किस प्रकार से इसका विरोध कर सकते हैं। मैंने पुस्तक में एक ज्ञापन भी दिया है कि जो घर में बैठा हुआ हर एक हिंदू जो सरकार को भेज सकता है, जिसको कानूनी स्तर पर हमने ड्राफ्ट किया हुआ है, और वो सामान्य रूप में जब वो बाजार में जाता है तो वो निश्चित रूप से पहला प्रयास तो यही कर सकता है कि जो सामान वो लेना चाहे वो सामान पहले उसके ऊपर हलाल का लोगो है या हलाल का सिंबल है या नहीं है, वो वहां पर देख करके ये प्रयास करे कि जो हलाल का सिंबल है उसको वो बाइकआउट करने का प्रयास कर, क्योंकि वो उनके लिए अधिकार है, मेरे लिए तो कोई अधिकार नहीं है भाई। उनके लिए जो चीज हलाल है वो मेरे लिए हराम है। आज यदि गोमांस का उदाहरण लेते हैं तो उनके लिए तो वो हलाल है, मेरे लिए तो हराम है ना। मुझे तो हिंदू होने के नाते तो गोमांस का मैं विचार भी नहीं कर सकता हूं। तो इन बातों को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर बहुत स्पष्टता से ये बात सामने आती है कि इस प्रकार से उनका जो कहना है, कुरान में हलाल खाने के लिए कहा गया है, हलाल बेचने के लिए कहीं पर भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं है वहां पर। तो हलाल जो आप ले रहे हैं वो आप पैसा दे करके क्यों ले रहे हैं? वहां पर एक मुस्लिम का शॉप रहता है 786 और हलाल चिकन शॉप लिखा रहता है। भाई आपको किसने बाध्य किया है? आप मत लीजिए उससे। आज कई सारे जो सेंटर्स है, झटका सेंटर्स खुले हुए हैं। हमारे सिख बंधुओं के झटका सेंटर आज जगह जगह पर उपलब्ध है। ऑनलाइन में बहुत सारे अभी शहरों में ये झटका मीट है वो अवेलेबल हो चुका है। तो जो चीज मुझे खानी है वो मुझे लेनी चाहिए। ये इन प्रोडक्ट को जो है वो बाइकआउट करना चाहिए, बहिष्कार करने का प्रयास हमें करना चाहिए। और इन बातों को जब भी हम देखते हैं तो ऐसी और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं कि जहां पर हमने एक एंटी हलाल एक्शन कमेटी, हलाल विरोधी कृति समिति का जगह जगह पर गठन करना हमने प्रारंभ किया है कि जो वहां के विधायकों को मिले, वहां के सांसदों को मिले, उनके इस बारे में अवगत कराए, उनको इसके बारे में बताए कि देखिए इस प्रकार से ये षड्यंत्र चल रहा है। तो इसको यदि हम ये प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर बदलाव होगा। अंतिमतः जनता की शक्ति जो होती है बहुत बड़ी मात्रा में होती है। आज हम देख रहे हैं कि विदेश से एक मैकडोनाल्ड्स आता है और मैकडोनाल्ड विदेश से आकर के भारत में हमें हलाल बेच रहा है। और ये जो हलाल बेच रहा है, भाई भारत में रहने वाले मेजोरिटी हिंदू है, आप उनको हलाल थोप रहे हो, पैसा लेकर के आप हलाल थोप रहे हो। तो मेरे कंज्यूमर राइट का क्या, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का क्या? उनको बीफ खाना है तो वो कहेंगे नहीं नहीं फ्रीडम टू ईट है, तो मेरा फ्रीडम कहाँ गया भाई? तो मुझे भी तो फ्रीडम है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें उनके विरुद्ध कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, हमने उसके विरुद्ध कंप्लेंट्स करने चाहिए। और ये आगे आने वाले समय में हम यहाँ पर से प्रारंभ करने वाले हैं। हमारे देश में हम ऐसे जो हलाल की एक पद्धति जो है उसका निश्चित रूप से विरोध करने वाले हैं। और हम तो सरकार से ये कह रहे हैं कि आपको यदि ऐसे लग रहा है तो आप एक पैरेलल सिस्टम कोई खड़ी कर दीजिए। ये जो देवबंदी संगठनाएं हैं या ये जो मतलब उलेमा की संगठना है, उनको जो हलाल सर्टिफिकेट वो जो दे रहे हैं, आप चाहिए तो उसमें और कोई सर्टिफिकेट चालू कर दीजिए। लेकिन ये जो हलाल सर्टिफिकेट जो अनवांटेड है उसको भारत में पूरी तरीके से बंद करना होगा। और इसके लिए सामान्य हिंदू यदि जागरूक होता है, और मैंने देखा ये आमिर खान का अभी फिल्म आई थी तो इसको किसी ने नहीं कहा था, लेकिन आमिर खान को आज हिंदुओं की ताकत जो है वो पता चल गई। और ये अभी ब्रह्मास्त्र के बारे में भी, और हिंदुओं का ब्रह्मास्त्र क्या होता है वो भी आप उनको बॉलीवुड वालों को निश्चित रूप से देखने पड़ने वाला है। यही चीज यदि हम हलाल के बारे में करते हैं, और कर्नाटक में ये संभव हुआ, कर्नाटक के हिंदुओं ने वहां के मुसलमानों को ये कहा कि भाई हम आपके पास से ये मीट क्यों ले, पहले ही आप उसको मक्का की दिशा में उसका गर्दन करके आप बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर का वो कलमा पढ़ करके उसको यदि अल्लाह को समर्पित कर रहे हो, तो वो जो आपका है वो हम क्यों अपने घर पर लेकर के आए?
तो वहां के हिंदुओं ने इसका विरोध किया। तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के हिंदू जागे, पूरे भारत के हिंदू इसको समझे, इस षड्यंत्र को समझे, और ये जो हलाल सर्टिफिकेट है इसको पूरी तरीके से बंद करने में हमारी सहायता करें। हलाल इकोनॉमी पे रमेश जी से जो बात हुई, उस बातचीत में ये निकल कर क्या आया कि ग्लोबल स्तर पे जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में ग्लोबल जो तंत्र है, जो मैकेनिज्म है, वो उस चीज़ को काउंटर करेगा। स्थानीय स्तर पे जो कुछ लोग और संगठन विरोध कर रहे हैं, वो इस्लामिक स्तर पे भी विरोध कर रहे हैं, जो कुरान के चीज़ों के द्वारा काउंटर कर रहे हैं। जो मूल बात निकल कर के आई रमेश जी के हिस्से से, वो मूल बात आई कि एक नागरिक के तौर पे भारतीय संविधान ने जो आपको हक दिया है, वो हक है आप क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। यह हक आपको मतदान के समय भी दिया जाता है। मतदान भी फोर्सफुल नहीं होता है। मत का दान करना है तो कीजिए, मत का दान नहीं करना है तो नहीं कीजिए। नोटा तक की भी शक्ति आपको एक कंज्यूमर के तौर पे, नागरिक के तौर पे इसी संविधान ने दिया है। रमेश जी ने जो फाइनल कंक्लूजन बताया वो यही है कि हमें एक संगठन के स्तर पे जो फोर्स किया जा रहा है, जो हम पर थोपा जा रहा है आर्थिक जिहाद, उसका हम विरोध करें। हम ये देखें, हम ये समझें कि एक नागरिक के स्तर पे हम कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं, हम कैसे उसका बायकआउट कर सकते हैं। अभी हालिया जो कुछ चीज़ें चल रही हैं, उस चीज़ से हम ये सफलतापूर्वक दिखा भी चुके हैं। हम पे जो थोपा जा रहा है उस तरह के कंज्यूमर बिहेवियर को, कि ये चलेगा नहीं। अगर ऐसा हमने सफलतापूर्वक कुछ 2, 4, 5 चीज़ों पे किया है, तो हम आगे भी इस जो कि ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, ये जो अभी हुआ है वो कम बड़ा थ्रेट है, ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये आर्थिक थ्रेट है। और आर्थिक थ्रेट जब एक बार आपके ऊपर छा जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उन परिस्थितियों से निकलना। तो इसके लिए जो काउंटर का तरीका और जो सजेशन रमेश जी ने बताया है, उसको हर एक हिंदू को, हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए। इनफैक्ट हर एक मत के मानने वाले लोगों को, सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं, हर एक नागरिक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्वतंत्रता का मसला है। आपके हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और बौद्ध और जैन होने का मसला नहीं है, आपके स्वतंत्रता का मसला है। कोई भी चीज़ जो आप पे थोपा जा रहा है, उसका आप बहिष्कार करें। रमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत जी, गहन विषय पे बहुत अच्छे से, बहुत समझ वाले उदाहरण देते हुए लोगों को समझाया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत उम्मीद बहुत करते हैं कि हम फिर कभी इस तरह के कुछ टॉपिक होगा तो आपको अपने दर्शकों से अवगत अवश्य। कराएँगे। नमस्कार। जी, नमस्कार।